आवाज को दबाकर कभी सन्नाटा नहीं जीतता, सवालों को रोककर कभी लोकतंत्र नहीं जीतता। जहां जनता का बोलने का अधिकार मिलता है, वहीं एक स्वतंत्र राष्ट्र और संविधान खिलता है। टुडे आई शुभम वेलकम यू ऑल इन आवर डिबेट सेशन that is discussing the most fundamental pillar of democracy, that is right to protest. And for this debate I want to invite our political matter expert and political science teacher Mr. Sameer Pandey sir. थैंक यू सो मच सर, तो आज का जो हमारा आपका डिबेट है वो है आपका राइट टू प्रोटेस्ट। अब सर, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी जो माहौल चल रहा है आपका, ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी आपकी कहीं ना कहीं आपके जिस साइड पे जंतर मंतर पे आपके प्रोटेस्ट कर रही है। अब एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है आपकी, जो करंट गवर्नमेंट है आपका, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्रिटिश जनता पार्टी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी कभी ऐसा सलूक नहीं किया गांधी जी के साथ जैसा हमने देखा कि आपके जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे उनके अगेंस्ट आपके गवर्नमेंट ने किया है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड पे ले आता हूँ कि क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये क्या है ये प्रोटेस्ट आपका। सो बेसिकली एक आपका जो CGI का रिमार्क था आपका रिलेटेड टू आपके जो फेक आपके जो एडवोकेट्स थे जो फेक डिग्री लेके आपके काम करते हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने बोला था कि दीज आर पैरासाइट्स टू सोसाइटी एंड दे आर रिजेंबलिंग कॉकरोचेस। अब उस बात का उस नैरेटिव को आपने इंटरप्रेट किया कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं आपके, जो सिर्फ और सिर्फ आपके सोशल मीडिया पे शोबाजी करते रहते हैं, वो सारे आपके कॉकरोचेस हैं। इसी के बाद इस नैरेटिव से आपका जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। एक वायरल जेनजी टाइप का आपका कहीं ना कहीं पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, एक पूरा मूवमेंट है आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका रहता है। एंड अगर इसमें देखा जाए आपका, तो ये विद इन 5 डेज इन्होंने जो आपका 10.4 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स आपके जो है फॉलोअर्स आपके क्रॉस कर लिए इंस्टाग्राम पे, जो बीजेपी से भी आपके बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो ये दिस होल मूवमेंट वाज बोर्न आउट ऑफ अ सरकाज़म, एक सरकाज़म था कॉकरोच जो रिजेंबल करता हुए इन्होंने एक पूरी की पूरी पार्टी बना ली, और कहीं ना कहीं ये पार्टी एक प्लेटफॉर्म बन गई फॉर यूथ। आपके जो भी आपके एंगर है आपके हैं यूथ के अगेंस्ट, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गई है। अब सर, ये मेरा जो आपका प्रश्न है, अब देखिए ये तो पूरा बैकग्राउंड था, बट इससे ये चीज़ डिनाई नहीं होती है कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारे डेमोक्रेसी के अंदर आपके नहीं है, ठीक है। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि क्या आज भी प्रदर्शन का अधिकार हमारे देश के अंदर मिलता है, या जो करंट आपका रिजीम है आपका, जिसको आपको कहीं ना कहीं ब्रिटिश जनता पार्टी से इक्वेट करा हम लोगों ने, तो क्या ये वैसा ही चीज़ है या क्या है हमारा राइट टू प्रोटेस्ट, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉपर तरीके से दिया गया है। जब आर्टिकल आप 19(1)(a) पढ़िएगा तो उसी में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है। 19(1)(b) पढ़िएगा तो उसमें आपको फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, 2 बातें बोली गई हैं उसमें। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, तो आप असेंबल कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना किसी आयुधों के होना चाहिए। तो 2 तरीके से उसमें आपका असेंबली हो सकता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो 19(1)(a) में है, लेकिन उसके बावजूद 19(1)(a) में 8 लिमिटेशंस बताए गए हैं, जिन लिमिटेशंस पे गवर्नमेंट आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक सकता है। जैसे कि अगर आप देखिएगा तो उसमें एक तरह से पब्लिक ऑर्डर है, डिफेमेशन का है, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट आपका है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसी कुछ बातों पे अगर आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो आपकी बातों को बोलने से रोका जा सकता है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो आपके राइट टू प्रोटेस्ट पे भी लगते हैं। जी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लगते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो यही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पहली बात तो आपको असेंबल होने का अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना किसी आयुधों के, बिना किसी आर्म्स एमुनिशंस के आप कहीं पे असेंबल हो सकते हैं। प्लस ये भी आपका है कि आप पब्लिक प्लेसेज पे कुछ जगह चिन्हित किए जाएंगे ताकि पब्लिक के राइट टू मूवमेंट को आप टैकल ना करें। जैसे वी हैव अगेन अ फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप नेशनल हाईवे पे चक्का जाम कर दे रहे हैं प्रोटेस्ट के रूप में, या किसी ऐसे मेजर आप ट्रांसपोर्ट एरिया में ट्रांसपोर्ट के मूवमेंट को आप रोक रहे हैं, तो वो आपके राइट टू प्रोटेस्ट में नहीं आएगा। आपके जो प्रशासन है वो एक जगह चिन्हित करेगा, जैसे दिल्ली में आप देखिएगा जंतर मंतर आपका चिन्हित किया गया है कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही आपको अधिकार दिया गया है कि आप एक जगह पे
गवर्नमेंट को बताइएगा कि इस कारण हम असेंबल हो रहे हैं, इस समय तक असेंबल होंगे और हमारा एक तरह से क्या मेजर रीजन है। गवर्नमेंट उसकी अनुमति देगा आपको कि आप असेंबल हो सकते हैं और आपको एक तरह से इतने दिनों तक असेंबली होने का अधिकार है। जैसे आप इसमें ये मामला देखिएगा, एक बार और ऐसा हो रखा है, बाबा रामदेव रामलीला मैदान में आपके असेंबल किए थे, तो उनको एक सीमित समय तक आपके असेंबली के लिए अनुमति दिया गया था। उसके बाद उस समय का उल्लंघन उन्होंने किया और फिर आपके वहां पे दिल्ली पुलिस ने एक्शन ले लिया। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब सर आपने जैसे बताया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, आपके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। अब जैसे आपने अभी रिसेंट प्रोटेस्ट की मैं बात करूं, चाहे मैं इससे पहले भी आपने जैसे अभी बाबा रामदेव का जो प्रोटेस्ट था, वो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जनरली जो ये पैटर्न है आपके प्रोटेस्ट का, वो होता क्या है कि सरकार क्या करती है कि थोड़े टाइम तक सुनती है उनकी बातें, भले सुनती भी नहीं है, ठीक है, वो प्रोटेस्ट करते रहते। अब आज की डेट में सर ऐसा है कि कोई गांधी है नहीं, ठीक है, गांधी जी का तो ये था सिंपल आपका कि प्रोटेस्ट अगर नहीं भी सुन रही है सरकार, अगर हमारे को रिकॉग्नाइज नहीं भी कर रही है, तो भी फिर भी वो बैठे रहते थे, बट वो वायलेंस का यूज नहीं करते थे। बट आज का जो युवा है, या मैं अगर आपके इससे पहले भी जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे वो रेसलिंग का प्रोटेस्ट की बात कर लीजिए, या चाहे आप फार्मर प्रोटेस्ट की बात कर लीजिए, वो एक टाइम तक आपके प्रोटेस्ट करते रहते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, अनशन में बैठे रहते हैं, बट जब सरकार सुनती ही नहीं है तो उसके बाद वो वायलेंट आपका हो जाता है। तो एक राइट जैसी सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाती है। अब इस जो ये राइट जैसी सिचुएशन है, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? तो क्या वो जो प्रोटेस्टर्स हैं जो पीसफुली पहले आपके प्रोटेस्ट करते हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है, या एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल? आप किसको मतलब रिस्पॉन्सिबल देखते हैं इसके? देखिए, पहले के समय में, गांधी जी के समय में और अब इस प्रेजेंट टाइम के समय में बहुत ज्यादा अंतर है। पहले के समय में देयर वाज नो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक कांग्रेस था और गांधी जी का अलग ही आपका व्यवस्था था, अलग ही रिकॉग्निशन था, चाहे वो आपके ब्रिटिश इंडिया हो, चाहे वो इंडिया के रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग हो। देयर वर नो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरी बात, उनको गांधी जी को ये 100% पता है कि ये भारतीय है और ये अंग्रेज हैं, तो दुश्मन एकदम क्लियर है। अच्छा, उसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं है। तीसरी बात, गांधी जी को ये बात एकदम 100% पता था कि हम लोग वायलेंट वाला एक्टिविटी नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते किसी भी हाल में। ब्रिटिश के साथ हिंसा करने का मतलब है कि वो जब हिंसा पे आएंगे तो बड़े सारे लोग मारे जाएंगे। और वो सिटीजन का कंसेप्ट नहीं था। देयर वाज नो फंडामेंटल राइट, देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ सिटीजन, वी वर जस्ट द सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। हम लोग केवल उनके लिए एक विषय वस्तु के रूप में थे जिनका वो दुरुपयोग कर सकते थे कभी भी। अब जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है, स्वतंत्र भारत है, इसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से समस्याएं होती। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, देयर एम्स आर डिफरेंट। एक सरकार को गिराने में लगी रहती है, एक सरकार को नीचा दिखाने में लगी रहती है, सरकार अपना बचाव करने में लगी रहती है। आइडियोलॉजीज भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कोई गांधी का पर्सपेक्टिव नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसके पूरे एजेंडा को हाईजैक अपोजिशन पार्टी कर सकती है, बड़े आसानी से कर लेती हैं। तो मामला एकदम अलग हो जाता है। दूसरी बात, हमारे पास अधिकार हैं, नागरिकों को पता है कि वी हैव द राइट्स, वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट, वी हैव द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट, वी हैव द कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट। तो नागरिकों को भी ये बातें बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्या क्या हमारे अधिकार हैं। अधिकार लेने के लिए भी जिद है कि अधिकार हमें चाहिए भी। और हाइब्रिड वॉरफेयर में आपको कौन सा देश बाहर से पैसा दे रहा है इसके बारे में भी आपको पता नहीं है। इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट, इन द नेम ऑफ राइजिंग सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, किसी को कुछ नहीं पता। वेस्टेड इंटरेस्ट भी आपके, वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हैं। एनजीओज में बड़े सारे पैसा आते हैं, बहुत सारे समर्थन आता है। छोटी छोटी बातों पे प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट इतना वायरल हो जा रहा है कि सरकारें बदल जा रही हैं। आप श्रीलंका का हाल देख लीजिए, आप नेपाल का हाल देख लीजिए, आप बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, आप मिस्र में रिवॉल्यूशन देख लीजिए। जितने टाइप के आपके वेलवेट रिवॉल्यूशन और रोज रिवॉल्यूशन सब छोटी बातों पे शुरू हो रहे हैं। फंडिंग बहुत तगड़े से बाहर से यहाँ पे आ सकती है। हाइब्रिड वॉरफेयर का नेचर ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो ताकतवर सरकार है, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए भी पैसा बहुत जगहों से आ रहा है। तो गांधी जी से तुलना तो इस समय की हो ही नहीं सकती।
ठीक है सर। क्योंकि गांधी जी का सिस्टम अलग था, गांधी जी का समय अलग था, सिंगल पार्टी और सिंगल दुश्मन यहाँ पे था, मतलब एक तरह से दुश्मन ही कह सकते कैसे हैं। ब्रिटिश यहाँ पे एकदम सिस्टम ही अलग है। मल्टीपल पार्टीज आर देयर, दे हैव वेस्टेड इंटरेस्ट, दे सपोर्ट द प्रोटेस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट Yes, sir. and they try to dominate the government, they try to edge mileage of the government, they try to win elections in this process. यस सर। तो ये सब चीजें आपकी चल रही हैं। सरकार भी कई बार आपके समझ नहीं पाती कि कहां से ये सारा समर्थन आ रहा है। बट सर जैसे सरकार का हम देखते हैं कि आपके इतने सारे इंटेलिजेंस है आपके पास, ठीक है, आप सोशल मीडिया, आपका आईटी सेल्स है, ठीक है, पूरा सोशल मीडिया आप कहीं ना कहीं आप टैकल कर रहे हैं, ठीक है, देन उसके बाद सर पुलिस है आपके पास, आपके पास पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है। तो ऐसा तो है नहीं कि सर आपको जो गवर्नमेंट जो आपके लोगों के अंदर जो आक्रोश है आपका, जो कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन है आपके यूथ के अंदर स्पेशली, वो नहीं पता है। बिकॉज ये पूरा का पूरा मामला जो था आपका वो नीट से निकल के आया कि नीट पेपर लीक आपका हुआ, तो उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे आपके। सरकार ने कोशिश भी करी चीज़ों को ठीक करने की, बट वो चीज़ें ठीक नहीं हो पाई, ये उस पर कहीं ना कहीं आपका जनता का फ्रस्ट्रेशन फूटा और आपका फिर ये आपका ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो सरकार को जब सब चीज़ें पता ही हैं तो क्यों ना वो पहले ही सारी चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करे। ये प्रोएक्टिव स्टेप गवर्नमेंट का होना चाहिए। गवर्नमेंट हमारी जो इस समय की है, इसमें कुछ जगहों पे वो प्रोएक्टिव नहीं रही है, और ये कोई पहला मामला नहीं है जहाँ पे प्रोएक्टिवनेस की कमी देखने को मिल रही है। ये लगातार तीसरा चौथा मामला आपको देखने को मिल रहा है। पहला मामला तो आप देख सकते हैं फार्मर प्रोटेस्ट आपका रहा, जिसमें बहुत ज़्यादा फार्मर्स ने विरोध किया, और एक मेजर इलेक्शन आपके एक स्टेट का नहीं होता तो शायद गवर्नमेंट पीछे नहीं हटती, तो गवर्नमेंट पीछे हटने का नाम नहीं लेती है आपकी। दूसरा आपका हमारे यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ जो कि रेसलिंग फील्ड में आपकी जो महिलाएं थी, उन्होंने एक मंत्री पे एलिगेशन लगाया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट आपके करते हैं ये, और वो कोई छोटी मोटी महिलाएं नहीं थी। दे हैव प्लेड ओलंपिक, दे हैव वन ओलंपिक मेडल्स फॉर इंडिया, और उस पे भी सरकार ने कोई सुनवाई आपकी प्रॉपर नहीं की है। अल्टीमेटली इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ कि उसमें से एक दो महिलाएं आपकी इलेक्शन भी लड़ी, एमएलए भी आज हैं। यस सर। तो विनेश फोगाट को आप देख सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को एड्रेस नहीं करते हुए ग्रीवियंस इतना बढ़ जा रहा है कि वो खुद इलेक्शन के पार्ट बन जा रहे हैं। यस सर, ये तो है। तो कांग्रेस जनता पार्टी का भी सर ऐसे ही है, हाँ, कि कहीं ना कहीं आगे जाके ये इलेक्शंस लड़ सकते हैं। ये काम आपके कांग्रेस ने भी किया। यस सर। आम आदमी पार्टी जब आपका बना, तो आम आदमी पार्टी तो पहले आपके इंडिया अगेंस्ट करप्शन के रूप में बना, सिविल सोसाइटी थी। उन्होंने भी बहुत लास्ट में जाके एड्रेस किया चीजों को, जब लग गया कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता और दिल्ली में ही कुछ आपका मामला बिगड़ जाएगा। और अन्ना हजारे का जब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा चरम सीमा पहुंच गया, पूरे भारत से लोग आने लगे, तो गवर्नमेंट एड्रेस की। तो गवर्नमेंट का जो एड्रेसिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर रीड नहीं कर रहा है चीजों को। गवर्नेंस डेफिसिट है, गवर्नेंस डेफिसिट है, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपका प्रॉपर नहीं है। सोनम वांगचुक आपकी जो बात कर रहे थे, उसके बड़े सारे तरीके हो सकते थे उनको टैकल करने के लिए। टैकल कोई आपका बड़ा मंत्री नहीं आया जो बात करे। अल्टीमेटली कोर्ट के ऑर्डर से उनको जबरदस्ती आपका ले गया है, और उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ है वो आप देख ही रहे हैं कि बच्चे लार्ज स्केल पे गैदर आपके हुए हैं। एक आप देख सकते हैं कि कितना रोष है लोगों में कि जो नाम भी बहुत ज्यादा नहीं जाना जाता, उसके पीछे पब्लिक रैली कर गई। अभिजीत दीपके को आप देखते हैं कि उनके पीछे पब्लिक रैली कर गई। और इसमें समस्या क्या होती है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जब आ जाती हैं तो दे हैव द कैपेसिटी टू हाईजैक द होल आपके जो प्रोटेस्ट। बट सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर आ भी जाती है तो सर ये तो अपोजिशन का काम यही है कि टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, एकदम काम। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज है। वैसे तो है नहीं कि सर फंडिंग जो है आपके अलकायदा से हो रही है, नहीं, या कहीं ना कहीं तो मतलब ट्रीट तो ऐसे ही किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके एंटी नेशनलिस्ट है, ये सारे के सारे आपके ये स्टूडेंट जो हैं आपके कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये गवर्नमेंट अगर ऐसा ट्रीटमेंट है तो गवर्नमेंट को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि इस तरह के ट्रीटमेंट से बात बनेगी नहीं। जैसे हमारे अपने सिटीजन है सर, हाँ, हमारे अपने स्टूडेंट, ये जो मासूम बच्चे हैं इन्हें तो पता भी नहीं है कि क्या आपके नैरेटिव हो सकता है, क्या नैरेटिव है, क्या नैरेटिव नहीं है, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड उनका सिंपल सा एक आपका लॉजिक है कि हमारा पेपर आउट होता है लगातार, आप इस सिस्टम को अकाउंटेबल बनाइए। उनका ये मतलब नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान साहब आपके रेजिग्नेशन दे दे।
उनका मतलब यही है कि जो हमारी सरकारी तंत्र है इसमें एक भय की भावना उभरे, एक डर की भावना आए कि अगर आप गलत करिएगा तो आपको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, वेदर यू आर एनी पर्सन। जब तक मंत्री अकाउंटेबल नहीं बनेगा तब तक संतरी कैसे अकाउंटेबल बनेगा? बिल्कुल सही बात। हाउ यू विल क्रिएट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी? यस सर। सो द अकाउंटेबिलिटी शुड बी फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द बॉटम। आप यहाँ पे छोटे से किसी अधिकारी को, छोटे से किसी जो इस तरह के मामले को किया है उसको आप दंड दे के क्या कर लीजिएगा? वो तो 20-30 लोग हैं जिनको आपने अरेस्ट किया है, उसको दंड दे दीजिएगा। अकाउंटेबिलिटी कहाँ हो रही है? कहाँ डर पैदा हो रहा है? और पेपर कोई पहली तो आउट हुई नहीं है, लगातार सारे पेपर्स आउट होते हैं। हर पेपर को री एग्जामिनेशन हमारे देश में कराया जाता है विदाउट गोइंग टू द कोर्ट्स, नो फाइनल रिजल्ट इज गिवन। तो ये समस्या तो है ही, बड़ी समस्या है। तो सर ये था हमारे के रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा जाए तो प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्राउड पार्टिसिपेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी दिल्ली पुलिस जो आपका एडमिशन संभाल रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पॉलिटिकल लीडर्स, सपोर्टर्स, हमने देखा आपने जैसे बताया कि कहीं ना कहीं वो हाईजैक कर लेते हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी चीज़ों को वॉयलेंट टर्न होने ना दिया जाए। अब सर मैं आपके लिए कुछ फोटोग्राफ्स लेके आऊँ, बिकॉज ये हमारा जो क्वेश्चन था आपसे वो ये था कि राइट टू प्रोटेस्ट आपका स्टिल प्रिवेलेंट है इंडिया में, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब देखिए ये सर ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं आपके, और ये सर अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा बड़े स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, ये आपके हार्डली 16-17 ईयर्स 20 ईयर्स के आपके 21-22 साल के आपके बच्चे हैं। ये अपने नीट पेपर के लिए आपकी डिमांड कर रहे थे। तो पुलिस की ब्रुटैलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है कि इन छात्रों को सर ऐसा मारा गया कि ये सारे के सारे कुछ आपके पाकिस्तान का सपोर्टर्स हैं, ये आप पे कहीं ना कहीं एंटी नेशनल बातें कर रहे हैं, तो उनका ऐसे ट्रीटमेंट किया गया। अब इसमें सर एक चीज़ और भी निकल के आती है, आपका एक दूसरा नैरेटिव भी आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि बिकॉज ये जो पुलिस की ब्रुटैलिटी है वो कैसे जस्टिफाइड होती है। बिकॉज पहले ये क्लेम किया गया कि पुलिस पर्सनल को भी आपके मारा गया, उनको भी कहीं ना कहीं आपके चोट पहुंचाएगी, तब जाके फिर ये सारा का सारा पुलिस ब्रुटैलिटी और ये सब हमें देखने को मिलता है। आपका रिपोर्ट पुलिस, दिल्ली पुलिस से खुद का ये क्लेम है आपका कि 118 पुलिस पर्सनल्स को आपके इंजर किया गया। हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं आपके, ठीक है, कि ये आपके ओपनली आपके प्रेज कर रहे थे जब पुलिस को मार खा रहे थे। तो ये दोनों चीजें हमें देखने को मिले, दोनों नैरेटिव हमारे को देखने को मिलते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है आपका कि ये जो प्रोटेस्ट है आपका, अब ये हो जाता है, हमने इसके पीछे के रीजंस देख लिए, यस वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है हमारे पास, इसको रेगुलेट कैसे किया जाए कि ये कहीं ना कहीं आपके एक वायलेंट टर्न ना ले ले। देखिए इसमें अगर आप बात करिएगा तो पहला काम तो वही है कि यू हैव टू निप इन द बड द प्रोटेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ। यस सर। आपको ग्रीवेंस रेड्यूसल मैकेनिज्म शुरू से ही तैयार करके रखना चाहिए। आप ये सोचेंगे कि ये वाला प्रोटेस्ट बड़ा नहीं हो पाएगा, वो वाला प्रोटेस्ट बड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक ग्रीवियंस अगर लगातार आप एड्रेस नहीं करें तो धीरे धीरे वो विकराल रूप ले ही लेगा। आपका जनता शांत बैठी रहती है, बट एट लास्ट सरकार ही आपका खुद से आगे आती नहीं है, जिसकी वजह से फिर ये जो प्रोटेस्ट है आपका ये वॉयलेंट टर्न हो जाता है। देखिए ये बात तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि फार्मर्स हमारे बड़े लंबे समय तक प्रोटेस्ट किए हैं। यस सर। लेकिन एक दिन 26 जनवरी को वायलेंट हो गए। बात हमें भी समझ में नहीं आई कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सरकार तो का ये लूप हमारे जो फार्मर्स हैं वो कैसे ट्रैक्टरों को हवाई जहाज की तरह उड़ा रहे थे, हमें ये बात समझ में नहीं आई। तो लेकिन ये आपका वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन। तो ऐसा आपका प्रोटेस्ट क्यों होता है? क्योंकि ये जो लेट ऑफ स्टीम होता है ना, जो ग्रीवियंस आप नहीं निकाल पा रहे हैं और बहुत ज्यादा एक तरह से गवर्नमेंट आपका प्रेशर बढ़ता जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा रूप लेता है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी ये बात समझना है कि इस तरह का कोई हिंसा ना हो। देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि बड़े लार्ज स्केल पे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, महिलाएं भी इकट्ठी हुई हैं। अगर किसी भी महिला के साथ किसी तरह का कोई गलत कार्य हुआ, जैसे इसमें पॉसिबिलिटी रेप हो जाए, किसी तरह की कोई और समस्याएं हो जाए, छेड़छाड़ के मामले तो सर देखे हमने, तो ये चीजें पे सारा जो आपका प्रोटेस्ट है वो सब आपका दब जाएगा और मामला फिर क्रिमिनल आपके केसेज में चले जाएंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपके हो जाएंगे। तो उन सब चीजों को गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो भी अगर होगा ये अपने ही बच्चे हैं, जितनी जल्दी हो सके इन मामलों को शांत किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए कि गवर्नमेंट से जो भी बात बन रही है उसको बात करके इस पूरे प्रोटेस्ट को सॉल्व किया जाए, क्योंकि लंबा चलने का मतलब है कि हर दिन हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं और फिर वो वायलेंस होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा होती है, क्योंकि ये बच्चे हैं, बुद्धि इनकी उतनी विकसित नहीं है। ये आपके बहुत तादाद में आएंगे तो इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तो नेक्स्ट
हमारा आपसे क्वेश्चन है आपसे कि हमने ये देखा कि राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जी। आपके देखी। राइट टू प्रोटेस्ट आपका कैसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या क्या उसके चैलेंजेस है, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब सर मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि आपका कोर्ट में इसका मतलब कोर्ट इसमें को कैसे देखता है, आपका कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें कि कोर्ट इस चीज़ को कैसे टैकल करता देखिए, है। कोर्ट बड़े सारे मामलों में, कोई एक दो मामले नहीं है, जब से संविधान आपका लागू हुआ तभी से आप देखिएगा कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर लगातार आपके समय समय पे जजमेंट दिया है और इसको इनलार्ज करते रहा है, डिफेंड करते रहा है। जैसे आप पहला केस इसमें देख सकते हैं, रोमेश थापर Yes, sir. वाला केस है वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्लियर कट आपका बोला गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके राइट टू डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड करता है। मतलब आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप सूचना का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये आपका पूरी तरह से एक राइट दिया गया है। फिर सेकेंड मेजर केस आप देखिएगा, वो अगेन आपका कामेश्वर प्रसाद का केस है वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में, आपका 1965 में केस आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगेन आपका जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे पीसफुल आपके प्रोटेस्ट पे, तो उसको आपके सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया कि आप इस तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। आपको जुलूस निकालने का अधिकार है, राइट टू असेंबल पीसफुली का अधिकार आपको है, तो आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं। फिर आगे अगर आप देखिएगा तो 1978 में फिर आपके हिम्मत लाल के साह वर्सेज आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस का केस है, जिसमें आपके एक तरह से राइट टू होल्ड पब्लिक प्रोसेशंस की बात, पब्लिक मीटिंग्स की बात आपकी कही गई। ये फंडामेंटल राइट आपका माना गया कि भाई आप मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड प्लेसेज पे आप पब्लिक मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं। फिर मजदूर किसान समिति संगठन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2018 का। इसमें अगेन आप देखिएगा कि इसमें बोला जा रहा है कि राइट टू आपके प्रोटेस्ट को आप कर्टेल नहीं कर सकते इस आधार पे कि इससे लोगों को इनकन्वीनियंस होता है। अच्छा, अगर लोगों को असुविधा होती है, क्योंकि जैसे आप राइट टू प्रोटेस्ट करिएगा, कहीं पे आपने चक्का जाम किया, किसी न किसी को तो असुविधा होगी। वहां पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपका कर्टेल होगा। तो Yes, एक फंडामेंटल राइट आप इंश्योर कर रहे हैं, एक फंडामेंटल राइट आपका कर्टेल हो रहा है। लेकिन उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई डेजिग्नेटेड जगहों पे जाके आप राइट टू प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप इस बात पे उसको रोक नहीं सकते कि इससे लोगों को असुविधाएं होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस आपके तार्किक होने चाहिए और अनुपातिक होने चाहिए, इट शुड बी रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट। फिर लास्ट आप देखिएगा अनुराधा भसीन, ये तो बहुत पॉपुलर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस आपका रहा है 2000 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनडेफिनेट इंटरनेट शटडाउन्स नहीं होने चाहिए। ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, राइट टू लाइवलीहुड का, ये आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो ये तो जैसे हमने ये देखा आपका कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो समरी थी आपके रूलिंग्स की, उसमें बताया हमें कि क्या चीज़ें आपके अलाउड है और क्या चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये एक कहीं ना कहीं आपके कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो प्रोटेस्ट है आपका एज सच, ये पीसफुल प्रोटेस्ट इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, बट ये आपका पीसफुल मैनर में होना चाहिए। बट अब सर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो यही है आपके कि जैसे जो अभी रिसेंट जो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट है, ये डेजिग्नेटेड एरिया में हो रहा था आपका, और कहीं ना कहीं आपका देखा गया स्टार्टिंग में कि पीसफुल प्रोटेस्ट था, बट जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि विल मार्च टू द पार्लियामेंट, तब कहीं ना कहीं आपका ये वायलेंट हो जाता है। अब ऐसी चीज़ें जब होती है आपके कि वायलेंस आपका कहीं ना कहीं आपका टेक ओवर कर जाता है पीसफुल प्रोटेस्ट को, तो उस केस में आपका क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि ऐसे जो भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो उनको कैसे टैकल किया जाए, तो सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को कैसा क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप हमें बताइए कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें बात आपको समझना है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो टाइम बाउंड मैनर में बातें बोल रहे हैं कि आप हमारे इन ग्रीवेंस को एडजस्ट कर दीजिए 8 बजे तक, तो हम आगे का स्टेप नहीं उठाएंगे। जैसे अभी उसमें वो वक्तव्य दे रहे हैं कि अगर जो बच्चों को अरेस्ट किया गया उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो हम दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पर धरना देंगे। तो बच्चों के पास भी क्या सॉल्यूशन है या प्रोटेस्टर्स के पास भी क्या सॉल्यूशन है? जैसे हंगर स्ट्राइक पे सोना मांग चुक रहे हैं, 16-17 दिन हो गया, सारे तो हंगर स्ट्राइक पे 16-17 दिन बैठ नहीं सकते। यस सर। तो अब बच्चे हैं या जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट अगर नहीं सुनेगी तो दे विल टेक एनी एक्शन फॉरवर्ड कि भाई आप यहाँ पे जंतर मंतर पे नहीं सुन रहे हो तो हम आगे बढ़ेंगे, वहां पे नहीं सुनोगे तो हम और आगे बढ़ेंगे, फिर आपके घर के सामने धरना देंगे। यस सर। अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि आप तो कह रहे हैं डेजिग्नेटेड एरिया में ही केवल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप ऐसे इन जगहों पे कि आप पार्लियामेंट पे मार्च करिए, पार्लियामेंट में घुस जाइए, आप किसी मंत्री के घर में घुस जाइए, ये तो अधिकार आपको नहीं दिया जा रहा है। तो लेकिन इन चीज़ों को रोकने के लिए, समझने के लिए
आपको बच्चों से बात करना पड़ेगा। जो भी प्रोटेस्टर्स, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, XYZ कोई भी है, बच्चों का कोई यहाँ पे कंसेप्ट बहुत नहीं है। बच्चे हैं तो सहानुभूति बढ़ जाती है लोगों की, बस यही बात आपका है। लेकिन प्रोटेस्टर्स तो इंडियंस हैं। यस सर। तो आपको उनसे बात करना पड़ेगा, हर हाल में बात करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट इज द लाइफ, आपके ब्लड फॉर अ डेमोक्रेसी। यस सर, ये तो बिल्कुल बिना आपके विरोध के, बिना आपके सरकार की बातों के एक तरह से विश्लेषण के, एनालिसिस के, उनका जब तक आलोचना नहीं होगा तब तक कैसे डेमोक्रेसी चलेगी। डेमोक्रेसी में सकारात्मक विपक्ष की भी आवश्यकता है। और हम लोग नागरिक समाज को भी देखते हैं, उनमें सीधे सीधे यही बात बोला जाता है कि दे विल कोलोबरेट विद द गवर्नमेंट, दे विल compete with the government, and they will also complement the government and will protest the government। जो सिटीजन और गवर्नमेंट का संबंध होता है उसमें रेगुलेटरी का संबंध होता है, क्लाइंट का संबंध होता है, प्रोटेस्टर का भी संबंध होता है। जब नागरिकों को जो बातें चाहिए होती हैं नहीं मिलती हैं तो फिर उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। और नागरिक जब विरोध करते हैं तो सरकार को बात समझना है कि उनके तरफ से कुछ कमी रही है। तो ये दोनों तरफ से बात समझना है कि सिटीजन्स को लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना है। जो डेजिग्नेटेड एरिया वहाँ प्रोटेस्ट करें, लेकिन गवर्नमेंट अगर नहीं सुनती है तो फिर उतावलापन बढ़ेगा और ये फिर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं बच्चे या जो भी प्रोटेस्टर्स होते हैं। गवर्नमेंट को ये समझना है कि जो जेन्युइन ग्रीवियंस है उनको हर हाल में टैकल करें। तो सर मेन ग्रीवियंस तो यही था आपका कि जो नीट पेपर लीक का जो मामला है आपका, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वो भी फास्ट ट्रैक मैनर में। दूसरा सर, जो आपके इनकैपेबल आपके मंत्री हैं आपके, फॉर एग्जांपल बिकॉज ये पूरा का पूरा जो केस है आपका धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर ही चल रहा है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब मेरे को मतलब मेरा पर्सनल यही है कि आपका स्टार्टिंग में ही आपका जैसे आपको लगा कि नहीं यार मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, तो मैं स्टार्टिंग में ही आपका इसमें से आपका इस्तीफा दे दूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं और अब काफ़ी लेट हो चुका है इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज अब उनके डिमांड्स में आपका ये भी आ गया है कि पुलिस की ब्रुटैलिटी के अगेंस्ट आपका केसेस किए जाए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को आके आपका क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके वो तो पॉलिटिकल एजेंडा है, तो राहुल गांधी का एजेंडा आपका है, जो विपक्ष के नेता आपके हैं। लेकिन मामला यहाँ तक हो जाएगा कि अगर आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रिजाइन करते हैं तो वहीं से बात आपका सब संतुष्ट हो जाएगा। इतना तो सरकार को समझना चाहिए। तो सर हमने ये जैसे आपने बात करी, जो हमारे वे फॉरवर्ड है आपकी कहने के आपके जो प्रोटेस्ट स्पेसेस है उनको डेजिग्नेट करना चाहिए, हमारे को एक प्रॉपर प्रोसीजर गाइडलाइंस कहने के इशू करनी चाहिए, अर्ली डायलॉग एंड फैसिलिटेशन की आपकी कहने की कोशिश होनी चाहिए सरकार की तरफ से। नेक्स्ट हमने देखा कि प्रॉपर प्रोपोर्शनेट मैनर में आपका रेगुलेशन होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। फिर प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उनको ग्रीवेंस रिड्रेसल जितना हो सके वो भी प्रोएक्टिव मैनर में वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। आपका हमने कहीं ना कहीं मिसयूज ना हो जाए, या जो आपके हम देखते हैं शरारती तत्व आपके घुस जाते हैं उनको कहीं ना कहीं रोकने की सरकार की तरफ से आपके पहल होनी चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका यही है कि जो सशक्त विरोध है आपका वो मजबूती से आपका मतलब उससे और मजबूत होता है आपका लोकतंत्र, उससे अंडरमाइन नहीं होता है, तो ये बना रहना चाहिए जी। सो मैं मतलब आपसे कंक्लूडिंग लाइंस जानना चाहूंगा कि राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या सोचना है कि राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर। देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट शुड बी देयर, विदाउट इट डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क। ओके। एक अच्छा लोकतंत्र, प्रजातंत्र तभी काम करेगा जब एक सशक्त विपक्ष होगा, सशक्त नागरिक होंगे। गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, एंड इफ देयर इज नो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एज वी आर सीइंग इन इंडिया, वी नीड स्ट्रॉन्ग सिटीजन पार्टिसिपेशन। यस। तो हर हाल में नागरिकों को मजबूत होना पड़ेगा, अपने कंधों को चौड़ा करना पड़ेगा हर हाल में। तो सर अधिकार भी जिम्मेदार भी, यही है लोकतंत्र की असली दिशा। So you have seen that today's debate is not whether citizens should have a voice, they should have, ठीक है। और ये मिलती भी है। सरकार को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो लोगों का जो प्रोटेस्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सरकार के प्रति नहीं, उनकी आइडियोलॉजी के प्रति नहीं, बट जो गवर्नेंस का फेलियर है उसके प्रति है। इसको जितनी जल्दी से जल्दी एड्रेस करें वही उनके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका वो आपका एसेट मेंटेन रहेगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा लोकतंत्र के। तो आज के लिए हमने देखा आपका राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में। धन्यवाद सर। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।